नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में आज हम देश के बहुत ही महत्वपूर्ण जो अर्थशास्त्री हैं, जो विद्वान हैं और जिनको माना गया है कि वो परले दर्जे के विद्वान हैं, उन्हें जो है ना भूत, भविष्य सबकी पूरी की पूरी उनको जानकारी है और वो देश का भविष्य अपनी आकलन से जो है वो हम जो कम समझ वाले लोग हैं उनको समझा सकते हैं। और जब वो वहाँ से रिज़र्व बैंक के गवर्नर थे, तो उन्हें बहुत ही बड़ी उपाधि दी गई थी, द रॉक स्टार आरबीआई गवर्नर। मतलब आरबीआई का रॉक स्टार कोई गवर्नर है, तो श्री रघुराम राजन ही है। उनको ये उपमा दी गई थी और पूरा जो एक इको सिस्टम है, एक एक समझिए कि ढोल मंजीरे बजाने वाला जो एक समूह है, वो रघुराम राजन के स्तुति गान में लग गया था और उन्होंने करीब-करीब ये स्थापित कर दिया कि कोई इस तरह का कोई समझदार है, रॉक स्टार है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ सकता है और ठीक कर सकता है, तो वो तो सिर्फ एक रघुराम राजन ही है। लेकिन वास्तविकताएँ क्या हैं? तो इस विषय में बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक वित्तीय क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज साहब को। तो उनसे वार्ता करके उनकी समीक्षा और आकलन के हिसाब से हम इस विषय को समझने और उसकी पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। शशांक भाई नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत नमस्कार। है। तो धन्यवाद। अ, तो ये रॉक स्टार जो है ना गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो आपको याद पड़ता है कि किसी दूसरे जो गवर्नर थे उनको भी ये उपाधि दी गई हो रॉक स्टार, और किस आधार पे दी गई और किन लोगों ने दी? पहले कृपा करके ये आप जरा साझा करें तो फिर हम बातचीत को आगे ले जाते हैं। रॉक स्टार यानी कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और वो जो अमेरिकन जो रॉक स्टार होते हैं उनकी उपाधि दी गई है, तो आप ज़रा इसको समझाएँ, फिर इस बातचीत को हम आगे ले जाते हैं। शशांक मैं भाई आप आपकी बोले फिर से? आपकी बातें सुन के मेरे को हँसी आई। तो उसी से हाँ, आप समझ सकते हैं कि रॉक स्टार या क्या, यही एक टिप्पणी है इसपे। अब हाँ, रघुराम राजन हाँ, को तो छोड़िए, मैं एक पहली बात यही कहता हूँ कि जिसकी वामपंथी प्रशंसा कर दे, आप मान के चलो वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वामपंथियों के लिए तो भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। तो एक हाँ, राष्ट्र के रूप में इसकी प्रगति वो चाहते नहीं। तो हुँ, वो जब किसी की प्रशंसा करे तो ये तो आप मान लो कि अच्छा नहीं है। अब उसमें क्या बुराई है ये हम ढूँढने जा सकते हैं। रघुराम जी, राजन जब भारत में गवर्नर बन के आए तो वाजपेयी जी के समय में अच्छी अर्थव्यवस्था थी। अ, हुँ, हालाँकि उन वो आए थे सोनिया गांधी के कार्यकाल में, लेकिन वाजपेयी ने विरासत में एक अच्छी अर्थव्यवस्था दी थी। जहाँ ब्याज दरें कम थी, अ, जीडीपी अच्छी थी, आर्थिक प्रगति फैल रही थी, देश में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो रहा था। हुँ, ऐसे में वाजपेयी सरकार नहीं रही और तब रघुराम राजन को आरबीआई गवर्नर बनाया गया। जी, रघुराम राजन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये तो भारत के नागरिक ही नहीं थे। तो आप हाँ, ही हाँ, बताओ, अमेरिका का कोई एक नागरिक अगर वो है जो तथ्य कह रहे हैं, यहाँ आके हमारा आरबीआई गवर्नर क्यों बनेगा? क्या भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी? दूसरी बात, रघुराम राजन एक पश्चिमी विचार का अर्थशास्त्री था या अर्थ का ज्ञाता, तथाकथित अर्थ का ज्ञाता था। जी, हमारे भारत में उस समय पहली बार ब्याज दरों में कमी का एक युग प्रारंभ हुआ था वाजपेयी जी के शासनकाल में। जी, उससे जो उत्पाद थे वो उनकी मांग बढ़ गई थी, अर्थव्यवस्था को गति मिली थी, गृह निर्माण कार्य को काफ़ी तीव्र गति मिली थी। कार या अन्य वाहन जो मासिक किस्तों पे लिए जाते थे, उनकी एक बड़ी अच्छी परंपरा प्रारंभ हुई थी। वो एक अच्छे ब्याज दरों पे उपलब्ध थे, तो पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी।
नीची ब्याज दरों के कारण। और मुझे जहां तक ध्यान में उस समय ये कहा जाने लगा था कि धीरे धीरे ब्याज दरें 1-2% के आसपास आ जाएंगी। अगर वैसा होता तो भारत में कंजम्पशन बूम होता और सबसे अधिक गतिविधियां प्रारंभ होती गृह निर्माण की। और गृह निर्माण के बारे में ये कहा जाता है कि एक घर बनता तो 140 उद्योगों को काम मिलता। और किसी भी राष्ट्र की आप आधारभूत वहां सुविधाओं की समीक्षा करेंगे या विश्लेषण करेंगे तो वहां प्रति व्यक्ति घर कितने हैं या अपने घर कितने, इसका बड़ा महत्व है। रघुराम राजन ने आके ब्याज दर बढ़ाने की परंपरा प्रारंभ कर दी। क्या उनका इसमें मत था, क्यों किया, क्या वो कोई षड्यंत्र था? इसलिए मैं एक बात पे यहाँ भी कहना चाह रहा हूँ कि जी। रघुराम राजन कोई रॉक स्टार वॉक स्टार नहीं था, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का खलनायक था। और मैं कटु शब्दों में बोलूं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का हत्यारा था। तो शशांक जी, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हत्यारा था? तो ये इस तरह की कई सारे की आकलन और कई तरह की समीक्षाएं जो पहले कभी सामने नहीं आती थी वो अब सामने आने लगी हैं, विशेष रूप से 2014 के बाद में। तो इसको ये बताएं कि आप श्रीमान रघुराम राजन, जिनको बहुत सारे लोग बहुत ही पूजते हैं, नवाजते हैं, और उनको रॉक स्टार आरबीआई गवर्नर का पद भी उन्होंने एक विशेष परिस्थिति में एक कालखंड में दे दिया था। तो आप अपने अनुभव और आकलन के हिसाब से इन महाशय को किस तरह से जो है वो खलनायक मानते हैं, इसकी जरा आप कृपा करके समीक्षा करें ताकि इसको समझा जा सके। देखिए, आरबीआई गवर्नर की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती कि ब्याज दरों पे उसका क्या रुख रहता, वो ब्याज दरों को किस दिशा में ले जाते। जी। और रघुराम राजन ने ब्याज दरें बढ़ा के, जबकि कोई आवश्यकता थी नहीं ब्याज दर बढ़ाने की, अर्थव्यवस्था अच्छी छोड़ के गए थे वाजपेयी। और नीची ब्याज दरों की अर्थव्यवस्था अगर हम भारत में बना पाते तो उद्योगों की लागत कम होती, सभी चीजों की लागत कम होती और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से विकास करती। रघुराम राजन को इसलिए मैं हत्यारा और खलनायक बोलता हूँ कि इसने ब्याज दर बढ़ाने की एक अनावश्यक परंपरा फिर से प्रारंभ कर दी और जिसके कारण हमारे उद्योग, हमारे हमारा गृह निर्माण का कार्य, ये सब काफी महंगे हो गए। तो ये एक तरह की हत्या ही है अर्थव्यवस्था की। जो अर्थव्यवस्था खुलने तैयार थी, उड़ने के लिए तैयार थी, उसके पंख इसने काट दिए। और इसका कोई आधार नहीं था कि भाई आप क्यों ब्याज दरें बढ़ा रहे हो, लिक्विडिटी अच्छी थी, बैंक अच्छे चल रहे थे। एनपीए का जो घोटाला आया वो बाद में आया, लेकिन उस समय तक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं दिख रही थी, क्योंकि उस समय जो दूसरा ये यूपीए का कार्यकाल प्रारंभ भी हुआ था और ये माना जाता है कि यूपीए कार्यकाल में ही खराब ऋण दिए गए, अनुचित ऋण दिए गए। तो जब तक रघुराम राजन आए थे तो वाजपेयी के समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो रघुराम राजन अगर एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री होता, अगर उसका भारत के प्रति कोई चिंता होती, इस देश की अर्थव्यवस्था के प्रति कोई सजगता का भाव रहता, भलाई का भाव रहता, तो वो जी। ब्याज दरें कम करता या बढ़ाता। इसी से आप तय कर सकते हैं कि उसकी क्या योग्यता और क्या उसकी समझ है। और अगर इसको हम दूसरे अर्थों में देखें तो क्या ये भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र नहीं था, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई दूसरी अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं चाहती कि कोई अर्थव्यवस्था उसकी तुलना में खड़ी हो, उसकी तुलना में अच्छी बने। जी शशांक भाई, लेकिन कहीं कहीं ये देखने, सुनने और पढ़ने को मिल जाता है कि 2008 का जो कि इकोनॉमिक स्लो डाउन था, वो श्रीमान रघुराम राजन ने उसको उसकी जो है ना वो भविष्यवाणी कर आधारशिला। दी। हाँ, भविष्यवाणी भी कर दी थी, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? मतलब ये कितना नहीं सही है, देखिए, गलत है? हाँ मैं बता रहा हूँ, ये सब भविष्यवाणी करने वाले तुक्काबाज लोग हैं। मैं आपको हाँ, एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक तथाकथित मित्र हैं, समाजवादी, अपने आप को अर्थशास्त्र का विद्वान समझते, एक समाचार पत्र के संपादक थे। कोई विश्व जी, का बड़ा अर्थशास्त्री उन्होंने पटना में बुला लिया। उसने जी, पूरा भाषण दिया कि अब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, बहुत आने वाला समय खराब है, दाऊ ये हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था ये हो जाएगी। और हुआ कुछ नहीं। तो ये एक तरह का तुक्का रहता है, आपने मार दिया, हो गया तो पीठ थपथपा लो। अगर रघुराम राजन के कार्यकाल का मूल्यांकन होगा तो जो हम्म, वाजपेयी जी ने अर्थव्यवस्था
छोड़ी थी, जिन ग्रोथ रेट पे छोड़ी थी, क्यों नहीं रघुराम राजन उसको आगे ले गए? क्यों मनमोहन सिंह के छोड़ते समय वो अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई? इसका उत्तर है, एक आरबीआई गवर्नर की उपलब्धि उसकी अर्थव्यवस्था की गति से मापी जाएगी या उसके बड़बोलेपन से। दूसरी बात, ये रघुराम राजन के समय में ऐसा नहीं था कि पूरे विश्व में कोई अर्थव्यवस्था में भूचाल आया हुआ था। हमारी अर्थव्यवस्था नीचे आ रही थी। पॉलिसी पैरालिसिस जैसे आर्टिकल हमारे यहाँ लिखे जा रहे थे। आज मुद्रास्फीति की दर हमारे यहाँ अधिक थी, दूसरे देशों में नहीं थी। उस समय कोई सार्वभौमिक वैश्विक संकट नहीं था, लेकिन रघुराम राजन ने पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत ऐसा किया। उसने अनुचित रूप से ब्याज दरें बढ़ानी प्रारंभ की और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगा। तो शशांक भाई, एक और बात जो लगातार सुनने में आती रहती है, उसको आप शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उसको समझा पाएंगे कि ये कहा जाता है कि रघुराम राजन जैसा अगर हमें आरबीआई का गवर्नर मिलता तो पता नहीं देश कहाँ पहुंच जाता। और अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको तो कहा जाता है कि वो तो मतलब इकोनॉमिक्स फील्ड से ही नहीं आते हैं, तो इसलिए तो वो कबाड़ा ही करेंगे। तो इस बारे में आप बताएं। मैंने कहा ना, आप एक गवर्नर के रूप में आपकी उपलब्धि क्या किन बातों से देखी जाएगी? आपके समय जी। औद्योगिक विकास दर क्या रही, जीडीपी ग्रोथ क्या रहा, ब्याज की दरें क्या रही? जैसे आप तुलनात्मक अध्ययन करें, मान लीजिए रघुराम हम्म। राजन का और अभी जो गवर्नर साहब है उनका, तो उसको किस तरह से मैं आप मैं मोटा? एक वाक्य बीच में बोलूंगा। अभी के जी। गवर्नर रघुराम राजन से 100 गुना अच्छे गवर्नर है। उनको व्यावहारिक समझ अर्थव्यवस्था की, कब ब्याज की दरें कितनी बढ़ानी है। अभी उन्होंने ब्याज की दरें स्थिर रखनी प्रारंभ की, जबकि विश्व में कोई राष्ट्र ऐसे करने की सोच नहीं रहा था। और अभी बैंकों का जो आया ईएलसी का, उसमें भी इन्होंने समय दिया। बहुत व्यवहारिक गवर्नर, और गवर्नर का काम होता अपनी अकड़ से अर्थव्यवस्था को डुबाए नहीं, उसको अर्थव्यवस्था के अनुरूप निर्णय लेने चाहिए। शक्ति कांत दास के आगे तो रघुराम राजन एकदम असफल आरबीआई गवर्नर। लेकिन आपने एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण के अपनी अकड़ से, यानी कि रघुराम राजन टाइप के जो तथाकथित वित्त विशेषज्ञ हैं, जो कि मानते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलेगी और हम जैसा करेंगे वैसे ही अर्थव्यवस्थाएं दुनियाओं की चलेंगी, तो उसके संतुलन में या उसके अनुपात में जो अभी जो गवर्नर हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और वो सोच समझ के किसी एजेंडा के तरह से जो है ना वो निर्णय नहीं ले गए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। आप उनके सारे निर्णयों को देखिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि उन्होंने 2 बार अभी ब्याज दरें स्थिर रखी। अब पूरे हम्म। संसार को समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्याज दरें बढ़ा के कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा होगा। तो शक्तिकांत दास ने तो पहल पहले कर दी। शक्तिकांत दास ने, जब भी ऐसा देखा गया है कि आवश्यकता जो है, उसी के अनुरूप निर्णय लिए, और वो एक अत्यंत सफल और बुद्धिमान आरबीआई गवर्नर हुए। और जहां तक मेरे को ध्यान में, उन्हें सर्वश्रेष्ठ आरबीआई गवर्नर का पुरस्कार भी मिला। तो आप कैसे कह, रघुराम राजन की पीठ कोई वामपंथी थपथपा दे और वो बड़बोलापन अपना दिखाए, और पश्चिमी देशों का नागरिक है या पश्चिमी देशों के हित की बात करता जी। है, हम तो कैसे मान लें देखिए, कि वो भारत के लिए एक अब अच्छा एक व्यक्ति है? बात होता है, जैसी लेकिन उसको, एक बात और और मैं भी बता है रहा हूँ। कि पिछले दिनों वो भारत की। जी, जी, जी। और जैसे ही उसको बताइए, गवर्नर से बताइए, हटाया बताइए गया, शशांक भाई। जैसे ही उसको भारत के प्रति बड़ी हुँ। अ, एक बड़ा लगाव था, भारत के प्रति अच्छा भाव था। तो जब आरबीआई गवर्नर उसको हटाया गया, तो वो महाशय क्यों अमेरिका में पढ़ाने चल गए? यहीं रह के देश सेवा के लिए कार्य करते, कुछ अपनी बातें बताते, कुछ अर्थव्यवस्था के योगदान में प्रयास करते। कोई आवश्यक है कि आप आरबीआई गवर्नर हो तभी करोगे? यानी उनकी रुचि मात्र आरबीआई गवर्नर में बने रहने की थी, उनका भारत के प्रति कोई लगाव नहीं। जी, तो एक और भी बात है कि पिछले दिनों अमेरिका के कुछ बैंक हैं, वो धराशायी हो गए। उनके धराशायी होने की परिस्थितियों और उनके आंकलन पे
श्रीमान महान किस्म के परम ज्ञानी जो है वो अर्थशास्त्री रघुराम राजन का कोई आंकलन हमारे सामने नहीं आया। जबकि भारत के बारे में वो पूरी की पूरी जो है वो गप्पबाजी करने के लिए हमेशा पाए जाते हैं। तो इंग्लैंड के जो मतलब अमेरिका के जो बैंक हैं, वहां जो समस्या है उनको समझ नहीं आई। इस पे आप जरा बताएं। इनका उद्देश्य भारत को नीचा रखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाना है। इनको अमेरिका से कोई अर्थ ही नहीं है। अगर अर्थशास्त्री के रूप में निष्पक्ष रहते तो इनको सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं, वहां के बैंकों पे दृष्टि रखनी चाहिए थी। अगर इनका ज्ञान इतना ही विस्तृत था तो अमेरिकन बैंकों पे जो आप कह रहे हैं इन्होंने भविष्यवाणी क्यों नहीं की? ये तो वहां रह भी रहे थे, वहां पे सुगबुगाहट थी भी। पर जिसका एजेंडा ही भारतीय अर्थव्यवस्था को नीचे रखने का है, भारत को एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित नहीं होने देने का है, वो व्यक्ति तो ध्यान इधर रखेगा। उसको कहाँ उधर समझ में आएगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। तो ये इसका उद्देश्य ही कुत्सित था इस व्यक्ति का। और मेरे बोलने से आप मत मानिए, इसके समय में जो अर्थव्यवस्था की गति हुई उसको आप देखिए। इसने ब्याज दरें बढ़ गई, हमारी जीडीपी ग्रोथ नीचे हो गई। तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या अच्छा हुआ रघुराम राजन के समय, कोई तो बताए। रही नहीं बात मैं एनपीए बैंक की, जी तो एनपीए बैंक तो आज नहीं कल उस पर कार्रवाई होनी थी, वो ज्यादा दिन छुपा के रखी नहीं जा सकती थी। तो रघुराम राजन की उपलब्धि क्या, कोई बताए ना कि ये इसकी उपलब्धि है। खाली रॉक स्टार बोलने से तो नहीं होगा ना। आपका प्रदर्शन कैसा था एक आरबीआई गवर्नर के रूप में? लेकिन क्या मैं आपने शशांक आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एक अर्थशास्त्री की जिसे रॉक स्टार अर्थशास्त्री माना जाता है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर थे तो उनको रॉक स्टार माना जाता था, यानी कि वो तो बहुत ही बड़े तुर्रम खां हैं, उनको सब पता है, बहुत ही अभूतपूर्व किस्म के विशेषज्ञ हैं अपने क्षेत्र के। अगर तो इसको पता होता तो ये जी व्यक्ति कभी भारत में ब्याज की दरें नहीं बढ़ाता। कोई भी एक अर्थशास्त्री आ रहा है, वो अगर अर्थव्यवस्था हमारी 8 7 8% के ग्रोथ में है, हमारे यहाँ जी कंजम्पशन बूम प्रारंभ हुआ है, हम एक निर्धन राष्ट्र से अच्छे राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे। घर जो बार बार माना जाता है किसी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक सबसे अच्छा उपाय, उस क्षेत्र जी को कम ब्याज दर से लाभ मिल रहा था। पहली बार भारतीयों ने 5%, 6% में लोन लेने का स्वाद चखा था। इस जी तरह से हम बढ़ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि वो दिन दूर नहीं रहेंगे जब आप किराए के घर में नहीं रहोगे, सब भारतीय अपना घर बनाएंगे। उस समय ये व्यक्ति आया और इसने अनावश्यक रूप से अर्थव्यवस्था की लागत महंगी कर दी। तो आप कैसे कहेंगे कि बुद्धिमान अर्थशास्त्री है? क्या ये कोई भी अर्थशास्त्री ऐसा बुद्धि का निर्णय ले सकता था? ये एक षड्यंत्रकारी अर्थशास्त्री कहिए, आप इसको बुद्धिमान मत कहिए। रॉक नहीं स्टार नहीं, ये एक डंप स्टार है। तो एक मतलब जो सामयिक अगर चर्चा की जाए कि पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ अगर 5% भी हो जाएगी तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, इसके कारण नहीं हो सकती, ये है वो है, दुनिया भर की जो है ना उन्होंने अपना ज्ञान बांटा था। लेकिन वास्तविक में तो मैं तो जब आंकड़े सामने आए तो भारत की अवस्था तो 7.2% से जीडीपी बढ़ गई। तो अब ये काम वो छुपाएंगे या इतने बेशर्म है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? मतलब आप बताएं जरा इस बारे में। ये तो भारत विरोधी शक्तियों का प्रतिनिधि है। इसको तो हम्म, किसी तरह एक अविश्वास का वातावरण, निराशाजनक वातावरण की बात करनी थी। इसने वो तुक्का चला दिया, लेकिन इसको हम्म, पता नहीं कि इसका पाला किससे पड़ा है। हम्म, वो मोदी जी को जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं है, वो बड़ी भूल करते हैं। उनको नहीं पता कि मोदी में क्या योग्यता और कितना उनका व्यवसायिक ज्ञान है और कितने व्यवहारिक बुद्धि है। उन्होंने दिखा हम्म, दिया। आज 7.2 अगर ग्रोथ रेट है विश्व में सबसे ज्यादा, वो भी तब जब यूक्रेन संकट है, विश्व में मंदी जी की बात की जा रही है, तब ऐसा करके दिखाया। तो उसका जी श्रेय उनको नहीं मिलना चाहिए। तो रघुराम राजन का मूल उद्देश्य आर्थिक विश्लेषण नहीं है। उसका मूल उद्देश्य है कैसे भारत को नीचे करो। तो उसको यही बोलना था कि नहीं रहेगी 5%।
अब रघुराम राजन अगर इसके लिए क्षमा मांगे तब तो हम समझें भी कि चलो उनको कुछ प्रायश्चित हो रहा है, लेकिन वो करेंगे नहीं ऐसा, फिर कुछ नया बहाना बना के आएंगे। लेकिन हम भारतीयों को रघुराम राजन जैसे लोगों को महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शक्तिकांत दास उसे 100 गुना अच्छे गवर्नर है। शक्तिकांत दास को अगर अमेरिका को चाहिए तो हम शक्तिकांत दास को ही अपना गवर्नर भी बना ले, बच जाएगा। जी, जी। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एक ये बहुत ही क्लिष्ट और गूढ़ विषय है कि भारत की जीडीपी कैसे रहेगी और नहीं रहेगी, और उसमें जो पूरे एक विशेष किस्म की नारेबाजी है, और उस नारेबाजी के उत्तर में एक वास्तविक परिस्थितियां हैं कि रघुराम राजन जैसे तथाकथित रॉक स्टार आरबीआई गवर्नर और वित्तीय क्षेत्रों के महारथी जब ये कह रहे थे कि भारत तो ऐसा टटपूंजिया देश है कि अगर उसको 5% ही मिलेंगे तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, और भारत की वार्षिक जो जीडीपी की दर जो है 7.2 से बढ़ी, तो इनको शर्म ही नहीं आती है। मतलब ये क्या लोग हैं। और बहुत सारा एक तबका है भारत में जो कि रघुराम राजन प्रकार के वामपंथी किस्म के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी या कि एक विशेष प्रकार के, या उनकी स्तुति गान करने से उनको समय ही नहीं मिलता। वामपंथियों का आर्थिक ज्ञान माशाअल्लाह होता है। आप कभी इससे चर्चा कर लीजिए, ये क्या कहेंगे, इसको फ्री दे दो, घर दे दो, कार दे दो, फलान दे दो, पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं पता। तो भाई साहब ये तो बड़ा आसान है बोलना कि सबको सोने का महल दे दो, कहाँ से आएगा ये नहीं पता। तो वामपंथ के तरफ जो गया उसका आर्थिक ज्ञान नष्ट हुआ। तो रघुराम राजन या अमर्त्य सेन ये सब जो दो चार नमूने घूम रहे हैं ना, मैं नमूना बोलता हूँ, ये सब उनके द्वारा पोषित आर्टिफिशियल लोग हैं, कृत्रिम व्यक्ति हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं और सोचते हैं कि मैं जो भी कह दूंगा भारत के बारे में सत्य हो जाएगा। तो मैं भाई, इन्होंने जो अभी तक कहा उसमें कौन सी बात सच हो गई? तो फिर किस आधार पे इनको अच्छा माने, आप ही बताओ। नहीं, अर्थव्यवस्था ये चढ़ा नहीं सके, ब्याज की दरें कम रख नहीं सके, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो टॉप गियर में जाने के लिए तैयार थी उसको बैक गियर लगा दिया। अभी 5% की भविष्यवाणी की और औंधे मुंह की खाई। तो आखिर किस आधार पे हम इनको माने कि इनको ज्ञान है? नहीं, एक मैं इसमें, क्योंकि आपने श्रीमान श्रद्धेय जो है वो अमर्त्य सेन का आपने नाम ले लिया है, और उन पे ये है कि भाई उन पे एक आरोप है कि उन्होंने वहां पे जो है वो कुछ बीघा जमीन जो है वो अधिक कब्जा कर ली है, और उन पे जो है वो विश्व भारती या जो भी कोई संस्थान है उसमें उन पे केस चल रहा है। तो आप ये देखिए कि इस तरह के विद्वानों की जो जमीन हड़पने की जो सुविधा है, उसके बारे में आप जरा बताएं। इनसे इनका चरित्र सामने आता कि ये जितनी बातें करते हैं ये अव्यवहारिक और ढोंगी हैं। इनका असली चरित्र यही है कि कैसे धन उपार्जन किया जाए। अमर सेन बहुत बड़े वामपंथी थे, तो इतनी ऊंचे वेतन में क्यों नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति बन रहे थे बताइए? बोलते भाई मैं 5,000 रुपए ले, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ऐसे ही कर दूंगा। तब तो आपने ये नहीं कहा, आपको मोटा वेतन चाहिए, अच्छा धन चाहिए, और गरीबों को अंबानी का पैसा सब गरीबों को बांट दो। गरीबी लेकिन जो दूर जब करने का, ये जो ये हाँ इन्होंने मैं कह रहा हूँ जो गरीबी दूर। जी, नहीं, आप बोलिए ना प्लीज। नहीं, तो ये जो नालंदा के वो उसके चांसलर बन गए, सर्वे सर्वा बन गए नालंदा विश्वविद्यालय के, तो उसमें कुल मिलाकर के उन्होंने किया क्या? मतलब आपको तो जानकारी होगी शायद। हाँ तो किया, फिर हम अपना वेतन अच्छे से लिया। कुछ लोग तो कह रहे थे कि अपनी बेटी को भी कहीं इन्होंने लगा दिया था। यही सब काम किया जो वामपंथी करते हैं, और घड़ियाली आंसू बहाते रहे। गरीब और फलाना निर्धन जो इनका एक राग है, जो ये गाते रहते हैं, इस उस राग का कोई समाधान इनके पास रहता नहीं है। अव्यवहारिक जी। बातें कह देते हैं। और कभी कभी कोई जब वामपंथी शक्तियां प्रभावशाली हो जाती तो उनके एक आध पुरस्कार मिल जाते। पर अगर आपके विचार को, आप
आपके चरित्र और आपकी कार्यप्रणाली से भी देखा जाएगा ना। आप तो बात करते हुए गरीबों को बांट दो, जी। उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाओ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नहीं, लेकिन इनके बारे में भी कहा जाता है कि इनको विशाल प्रांगण शायद 5,000 गज या 5,000 मीटर का है, और उसमें उन्होंने फिर कुछ जो है वो अतिक्रमण भी कर लिया है आसपास की भूमि पे, और वहां पे जो है वो कुछ सब्जी वालों के सब्जी के ठेले लगा दिए गए हैं। और तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में उनको कहा कि माननीय, अगर आपको इतना ही है तो ये जो सब्जी के ठेले हैं आप अपनी संपत्ति में लगा दें, आपकी तो बड़ी लंबी चौड़ी 5,000 गज या 5,000 मीटर की संपत्ति है। तो आप ये देखिए कि इस तरह के क्रांतिकारी लोग, वो 5,000 नहीं, गज, ये 5,000। क्रांतिकारी नहीं है। देखिए हमारे अच्छा। यहाँ क्या उदाहरण है, हमारे यहाँ हमारे जो साधु संत मनीषी थे, हमारे अर्थशास्त्री चाणक्य को हम मानते हैं ना। जी। चाणक्य कहते थे कि सरकारी काम में मैं सरकारी धन का दिया नहीं जलाऊंगा। कि कभी जी। सुना कि चाणक्य बोले महल में रहते थे या बड़े आलीशान या बड़े भव्य तरीके से जीवन यापन ये करते थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इस पे आपसे अलग से चर्चा करनी आवश्यक हो रही हाँ, है, मतलब ऐसा लग रहा है। हाँ करेंगे फिर कभी, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। वामपंथियों जी। को देखिए, बातें तो बड़ी बड़ी, फिर आप चरित्र इनका देखिए। अब आप ही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भूमि ले ली, अरे भैया तुम गरीबों के लिए काम करने वाले हो, निर्धनों के लिए, तो तुमको तो एक झोपड़ी में रहना चाहिए, एक साधारण से घर में रहते, बाकी निर्धनों के कल्याण के लिए उस भूमि का प्रयोग करते। नहीं करेंगे, बातें लिखवा लो बुलवा लो तो लगेगा बस इनसे ज्यादा निर्धनों का हित चिंतक कोई है नहीं। और सबसे अधिक शोषण पूरे विश्व में निर्धन बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान वामपंथ का। आप पूरी वामपंथी अर्थव्यवस्था है जहां भी रही, राज्यों में रही हो, राष्ट्रों में रही हूँ, आप देख लीजिए वहां के लोगों का जीवन स्तर। तो ये रघुराम राजन एंड कंपनी एक असफल वामपंथ के खिलौने हैं। ये उनको नचाते रहते, ये नाचते रहते, और कारण ही कुछ जो मन में आता वैसी बातें कहते रहते, और इनको बिल्कुल गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। जी, नमस्कार शशांक भाई। आपने श्रीमान वित्त विशेषज्ञ और भारत के भूतपूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर, जिनको रॉक स्टार पता नहीं क्यों कह दिया गया, क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि एक विभिन्न विशेष के लोगों को रॉक स्टार मानने के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध है और उपलब्ध रहता है, उन्होंने ये कर दिया। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। उन्होंने कहा कि भई ये देश बड़ा ही गिरा पड़ा मजबूर देश है। इसमें अगर 5% भी अगर हो गई, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा ये एक उपलब्धि होगी, लेकिन देश तो कमाल कर दिया। इस तरह के जो तथाकथित जो विशेषज्ञ हैं, उनको लात मारते हुए देश तो 5% की जगह जिस पे शंका की जा रही थी वो 7.2 पे पहुंच गया। तो इतने बड़े एक्सपर्ट है, उन्होंने सीखा समझा क्या है अपनी शिक्षा के और अपने उसके अंदर। तो आपने इसको मैं विभिन्न एक प्रकार सरल के। वाक्य में जी। मैं एक वाक्य में रघुराम राजन को जी। बता देता हूँ, अगर ये अच्छा व्यक्ति हो ना तो मोदी इसको भगाते नहीं। अच्छा। अगर रघुराम राजन अच्छा व्यक्ति होता तो मोदी इसको नहीं भगाते। जैसे तो हम इनको कह रहे हैं ना कि भगा। जिसकी वामपंथी प्रशंसा कर दे वो व्यक्ति हाँ। दुष्ट है, किसी काम का नहीं, एकदम मान लीजिए। हम्म। तो जैसे उसका दूसरा पक्ष ये है कि जिसको मोदी भगा दे समझ लीजिए उसमें कोई गुण नहीं। तो ठीक है, आपने एक पे, इनके चरित्र पे, इनकी क्षमताओं पे और इनके आकलन पे एक जो है आपने अपना समझ और आकलन आपने बता दिया है। तो शशांक भारद्वाज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात पच्चीसी पधारे। और श्रीमान रॉक स्टार, यस सर, यस सर, बताइए। अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि जी। मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे मैंने 3 इनसे मापदंड पूछ लिए कि जी। भैया जीडीपी कितनी बड़ी तेरे कार्यकाल में, ब्याज दरों का क्या हुआ,
और देश की अर्थव्यवस्था के प्रति वातावरण कैसा बना। इसी से न किसी आरबीआई गवर्नर का प्रदर्शन देखा जाएगा। होगा, बिल्कुल सही। तीनों में ये असफल रहे। और आप चौथी बात बता रहे हैं कि इन्होंने अभी भविष्यवाणी की थी कि 5% जीडीपी भी हो जाए तो चमत्कार होगा, तो लीजिए हो गई। तो आप ना भविष्यवाणी सही कर सकते, ना आकलन सही कर सकते, ना आपका प्रदर्शन अच्छा रहता, तो किस आधार पे आपको अच्छा गवर्नर माना जाए, किस आधार। जी। तो शशांक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात 25 पे पधारे, और ये जो इकोनॉमी का, जो अर्थव्यवस्था का, जो जीडीपी का जो बड़ा ही क्लिष्ट किस्म का आकलन है, उसको आपने बहुत ही सरल उदाहरणों और वाक्यों से आपने समझाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि फिर भी इस तरह के वित्तीय क्षेत्र के जो भी कोई बातचीत होगी, कोई गूढ़ समस्याएं या घटना होगी, उसकी विवेचना करने के लिए हम आपके पास में फिर आएंगे, और हमें आशा है कि आप हमें अपने समझ से वो समझाने का प्रयास करेंगे। तो शशांक भाई, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। जी। तो हम बात कर रहे थे भारत की अर्थव्यवस्था पे, और श्रीमान जाने माने जो अर्थशास्त्री हैं रघुराम राजन, उन्होंने भारत के बारे में क्या आकलन किए हैं और वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं, क्या हुई हैं, इस पे हम बातचीत कर रहे थे जाने माने वित्त विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज साहब से। तो उन्होंने अपने हिसाब से इन अर्थशास्त्री और जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन किया और हमें समझाने का प्रयास किया। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र जो है वो आपसे आपके सामने फिर आएंगे एक नई बातचीत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।